अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास पेपर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड सप्लिंग 2022 का। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले भी पता है कि हमने पास पेपर वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर वीडियो लेंथी हो जाए ना तो एंड से प्रॉब्लम कर जाती है। तो हम कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जहाँ से मुश्किल होगा हिंट देता जाऊँगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इस पर 2 वीडियोज़ भी बना सकता हूँ, लेकिन वो पार्ट 1 और पार्ट 2 फिर नहीं ठीक चीज़ रहती है। पूरा पास पेपर एक वीडियो में कवर हो जाया करेगा। तो अगर आप देखें तो इसके लिए आप लोगों को 2.5 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। ये इतने 2.5 घंटे दिए जाते हैं आप लोगों को, लेकिन इसको आप कह लें कि 40-45 मिनट में कवर कर लेना, समझाना तो ये मुश्किल काम होता है। तो यानी कि चलिए जी, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले क्वेश्चन को समझ ले। कहता है लेट द बाइवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल्स की वो होगा रैंडम वेरिएबल, इसमें 2 आते होंगे। बाइवेरिएट है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होंगे। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन तो दिया जाएगा, वो ये वाला दिया गया है, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, आपने चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसकी अगर समीशन लेंगे ना लिमिट्स पे, तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। मार्जिनल पीडीएफ से फाइंड करनी है, यानी कि इसमें ये एफ और ये एक्स और वाई का फंक्शन है ना, हमने अकेले वाई का फंक्शन और अकेले एक्स का फंक्शन फाइंड करना है, इसको मार्जिनल कहते हैं। और फिर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, और वेरीफाई करना है कि ये जो कंडीशनल है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है भी, यानी कि जो हमने निकाल लिया वो वाकई है भी। फिर कोवेरिएंस फाइंड करेंगे। ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखें, इसमें कहते हैं डिस्कस द डिफरेंस कंडीशंस दैट मस्ट एग्जिस्ट इन प्रॉब्लम स्विचिंग फॉर एप्लीकेशंस ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनके लिए जो कंडीशंस होती हैं हाइपरज्योमेट्रिक और बाइनोमियल के लिए, इनको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये एक क्वेश्चन आ गया है। कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द इनकम टैक्स अथॉरिटीज विल कैच 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स विद इलीजिटिमेट डिडक्शंस if it randomly selects 6 returns from among 20 income tax returns of which 8 is contain illegitimate deductions। मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 3 इनकम टैक्स रिटर्न की, ठीक है। 3 वाले की हमने निकालनी है। तो कहते हैं कि विद जो कि नजायज़ कटौतियाँ करती हैं, इसको कहते हैं नजायज़ कटौती करना, ठीक है। इफ़ इट रैंडम सेलेक्ट 6 रिटर्न, अगर रैंडमली तौर पे 6 हमने सेलेक्ट की है 20 में से, ठीक है। 8 उसमें से वाकई ये नजायज़ कटौतियाँ करती थी। मैं आपको बताता हूँ आप क्या किया है, आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले। ये फ़र्ज़ किया ये ना आदमी है, आदमी है जी, आदमी, ठीक है। इस तरह के हमने कितने आदमी लेने हैं, 20 आदमी लेने हैं। कितने लेने हैं, 20 आदमी लेने हैं। अब आदमी क्या करते हैं, आदमी कहते हैं कि जनाब मैं इतना कमाता हूँ और इस पर इतना टैक्स दूंगा मैं, यानी कि टैक्स देते हैं ना हम गवर्नमेंट को जाके, तो ये बताते होते हैं कि इतना कमाया हमने तो ये इतना टैक्स हमारा बनता है। तो ये वाली चीज़ अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कहते हैं कि हमने भले के कामों में ये पैसे लगाए हैं तो इस पर टैक्स ना लगाया जाए। जैसे कोई कह दे कि हमने खराद कर दिया पैसे या कुछ कर दिया तो इस पर टैक्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो इनमें से 8 लोग ऐसे हैं, 20 में से 8 लोग ऐसे हैं जो कि झूठ बोल रहे हैं कि हमने अच्छे कामों पे पैसे लगाया है जिन पे टैक्स नहीं होता, तो हमारा टैक्स माफ़ कर दें, ठीक है। 8 लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारा टैक्स माफ़ कर दो। उन 20 में से 8 लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हमने उन 20 में से 6 जो है 6 को रैंडमली सिलेक्ट करना है। कितने, 20 में से 8 झूठ बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कौन 8 झूठ बोल रहे हैं। हमने 20 में से रैंडमली 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। कितने, 6 लोगों को। अब उन 6 लोगों में को सिलेक्ट करना है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन 6 में से 3 जो है वाकई झूठ बोल रहे हों। 3 को पकड़ लेना हमने, ठीक है। ये वाली बात लिखी है। टोटल 20 है, 8 झूठ बोल रहे हैं, यानी कि वो देखें ना नाजायज़ काम करते हुए, यानी कि वो सारा बता रहे हैं कि ये चीज़ क्या है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें टैक्स में यानी कि ये दी जाए। अब 8 ऐसे हैं। अब उनमें से 6 आपने 20 में से 6 सिलेक्ट करने हैं जिनमें से प्रोबेबिलिटी देखनी है कि 3 वाकई तौर पे जो है ना वो हम पकड़ लें उनको। तो ये वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है। फिट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है। जब मीन हो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो। नेट ना ऑन करने का क्या लंबा है, थोड़ा सा काम लगाऊँ, हाँ सर।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमने फिट करनी है जब मीन 60 हो और जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 2.5 हो। यहाँ पे क्या दिया गया, कहते हैं बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड दिया गया है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड करना है बीटा 1 और बीटा 2 को, जब ये म्यू 4 हमें दिया गया है। कैसे करेंगे आगे जाके देखेंगे, इसकी शेप के ऊपर भी बात करनी है। आगे ये वाला क्वेश्चन मैं डिटेल से आपको बताऊँगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है और मिस्टेक नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ। कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 3 बिलू, एक डिब्बा है कि जिसमें 3 बिलू हैं, 5 वाइट है और 5 ग्रीन बाल हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 3 जमा 5 जमा 5, तो कितनी हो गई 13 हो गई। अब एक सैंपल लेना है 5 बाल का, इनमें से हमने सैंपल ले लिया 5 बाल का। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किन के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने 5 बाल सिलेक्ट किए हैं उनमें से 2 वाइट हो 3 ग्रीन हो, तो 3 ग्रीन हो और 1 ब्लू हो। और सेकंड बार में कहता है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किनके लिए, 3 वाइट बाल हो 1 ग्रीन बाल हो 1 ग्रीन बाल हो और 1 ब्लू बाल हो 1 ब्लू बाल। तो अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली तो 6 बन रही हैं। तो जब 5 हमने चीज़ें सिलेक्ट की थी रैंडमली, तो 6 चीज़ों की हम प्रोबेबिलिटी बता ही नहीं सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 0 आएगी। ठीक है, और ये 311 जो है ना 311, ये 5 है ये भी 5 है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर वो आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने क्या करना है कि मीन एंड वेरिएंस जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का है वो साबित करना है। मीन 0 है और वेरिएंस इसके इक्वल होता है। ये हमने शो करवाना है कि काई डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है कब, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर दे। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। चले जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, दो रैंडम वेरिएबल पे हमें बाईवेरिएट का ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन दिया गया था। तो ये हमें चीज़ दी गई थी, हमने इसको साबित करना है कि ये पीडीएफ है। पीडीएफ कब होगा, जब इन पे इंटीग्रल वगैरह अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल अप्लाई कर दी, इस पर एक्स की लिमिट लगा दी, कहाँ तक 0 से 1 है, ये पहली एक्स की लग गई, ये अंदर वाली एक्स की लिमिट और ये वाई की लिमिट लग गई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट मर्जी कर लें, आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट कर लें या वाई के रिस्पेक्ट, अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, सिर्फ कैलकुलेशन है, आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बहुत आसान करके एक एक स्टेप को यहाँ पे किया गया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। इस वजह से ये चीज़ लेंथी हो जाती है, वगरना आपको इतने पे भी 1 के इक्वल प्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 1 के इक्वल आ गया है, तो हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब ये वैलिड पीडीएफ है। ठीक, अब देखिए, अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। मार्जिनल का मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिन वाले का कि हमें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दिया गया है ना, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एच ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रल। अब देखिए, एक्स का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, एफ एक्स कोमा वाई को, और ये वाई का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स कोमा वाई को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड करने लगे हैं। इन्होंने इसे जी ऑफ एक्स का नाम नहीं दिया, यहाँ पे क्या दे दिया है, इसके हिसाब से, यानी कि एक्स रैंडम वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, ये लेके चलने लगे हैं। तो ये वाली चीज़ फंक्शन रख दिया, एक्स वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना किसके रिस्पेक्ट करेंगे, ये देखिए, एक्स वाला लेना हो तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट होगा, तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करके ये आप लोग के सामने आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको करनी आती है, सिंपल से एक एक स्टेप बताया कि उन्होंने कैसे करना है। ठीक है, और इसी तरह वाई का अगर हमने फाइंड करना फंक्शन तो एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को यहाँ पे रखकर वो इंटीग्रेट करना आता है आपको, सिंपल ये वाली चीज़ आप आ जाएगी। ये भी पार्ट हो गया। अब क्या फाइंड करना था बच्चों, अब हमने कंडीशनल फाइंड करनी थी। कंडीशनल में देखें कि एक कंडीशनल ये होती है और एक कंडीशनल ये होती है। ये x गिवन y है, ये y गिवन x है, और ये किसके इक्वल होता है, एफ एक्स कोमा वाई, ये भी किसके इक्वल होता है, एफ एक्स कोमा वाई। लेकिन बटे में क्या आ जाएगा, ये नीचे x है तो बटे में x का फंक्शन आ जाएगा, यानी कि जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और जी ऑफ एक्स की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ अभी जो हम निकाल के आए थे। और इसके नीचे गिवन में y है तो इसके नीचे y आ जाएगा, y का फंक्शन एच ऑफ वाई था तो एच ऑफ वाई की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह कैपिटल Y और ये y। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यानी कि ये लिख कर दिया गया पहले, जब y गिवन है तो इसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऊपर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू पुट कर दे, और नीचे अभी जो आप निकाल के आए हैं ये y वाले की, ये वाला पुट कर दें, पुट करके सिंप्लीफाई करके ये जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई कंडीशनल। ठीक है, अब हम कंडीशनल जो है वो इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, यानी कि अभी इसको और सिंप्लीफाई किया गया होगा। अब हम चेक करेंगे कि अब ये देखें ना, क्वेश्चन अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाए ना, जहाँ पे हमारा पेपर था तो उन्होंने बताया हुआ था कि जो आपने कंडीशनल निकालनी है ना, कितने गया आई, फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ। अब आपने जो कंडीशनल निकालनी है उसको वेरीफाई भी करना है कि वो पीडीएफ है,
ठीक है। ये इस वाली को निकालना है और इसको चेक भी करना है कि ये पीडीएफ है। तो पीडीएफ होने का मतलब क्या है कि इसकी इंटीग्रल जो है वो 1 के इक्वल आएगी। तो ये हमने अभी निकाल लिया, ये क्या है कंडीशनल वाली निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वाई की अब ये किसका, ये कंडीशनल निकाल लिया ना, अब इस पे हम लिमिट्स वगैरह अप्लाई करके साबित करेंगे कि ये 1 के इक्वल भी आएगा। तो देखिए इस पे एक्स की लिमिट्स वगैरह लगाई हमने, एक्स की लिमिट्स वगैरह लगा के ये चेक करेंगे कि ये 1 के इक्वल भी आता है। तो बाकी ये 1 के इक्वल आया है तो हम कह देंगे कि जी ये हमारे पास वैलिड पीडीएफ है, पीडीएफ है अभी। अब हमने ये वाई गिवन वाली निकाल ली थी ना, यानी कि अभी हमने पहले इसको फाइंड किया था, अब इस पर इंटीग्रेशन लगा के चेक भी कर लिया कि ये पीडीएफ है। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है। इस पे अब इसको निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये बन जाएगी ये वाली चीज़, इसको निकाल लेंगे। तो ये इसको चेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन पेपर में जाके देखे ना, तो चेक में उन्होंने सिर्फ ये वाली कहा था, इस वाली को चेक करने का कहा था, ठीक है। जब वाई गिवन था, यहाँ पे एक्स गिवन वाली चीज़ लिखी है, तो इसको नहीं हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कोवेरियंस आगे आ गया कि कोवेरियंस भी हमने निकालना था। तो कोवेरियंस का फार्मूला बच्चों ये वाला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है। तो पहले हमें एक्स और वाई वाली ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रल एक्स है, तो यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे असल में जी ऑफ एक्स आता होता है। जी ऑफ एक्स क्या, यानी कि वो अभी अभी हम निकाल के आए थे, यानी कि ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और x के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे और x की लिमिट 0 से 1 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये x आ गया और यहाँ पे जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन x वाली थी वो आ गई। सारा कैलकुलेट करके 13/18 जवाब आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की आ गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल y की लिमिट लग जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा y और h ऑफ y dy। और h ऑफ y असल में क्या था, ये वाली चीज़ थी, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ y आ जाएगा। तो ये लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की भी आ गई है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल यहाँ पे x और y दोनों की लिमिट्स लग जाएंगी। अब एक्स वाई है तो एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे फिर एफ एक्स कोमा वाई आ जाएगा। देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करना था तो x वाला फार्मूला लगा, देखें ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करना था तो जो x का फंक्शन था ना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वो लगी। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y था तो उसमें y वाला फार्मूला यूज़ हुआ, यानी कि h ऑफ y लगा। और अब जब दोनों वाला है तो इसमें दोनों वाला फंक्शन हमारे पास f ऑफ x, y लगेगा। तो ये सारी लगा लगो कि इसको कैलकुलेटर उन्होंने किया तो ये इसके इक्वल आ गया 43/54। तो कोवेरियंस किसके इक्वल था बच्चों, कोवेरियंस इक्वल था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कीमतें पुट करके ये हमारे पास कीमत किसकी आ गई, कोवेरियंस की आ गई, कोवेरियंस की आ गई, ठीक। अच्छा, सेकंड बार में उन्होंने बताया हुआ था कि वो आपने कंडीशंस वगैरह बतानी है किसके लिए, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये डिफरेंस बताया गया है दैट की डिफरेंस बिटवीन द बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाई इन द सैम्पलिंग मेथड और नेचर ऑफ द ट्रायल्स की क्या क्या है ये अब बताया गया है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विद या विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, और ये सारे इंडिपेंडेंट ट्रायल, ये खसूसियत बताई गई है। देखें ना, सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट ये एक फ़र्क है। बाइनोमियल जो है ना ये विद रिप्लेसमेंट होती है और जो हाइपरज्योमेट्रिक है ये विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। और इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रायल, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रायल पे काम करती है और हाइपरज्योमेट्रिक ये है ना इसमें ट्रायल डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन साइज आ गया, पॉपुलेशन साइज बाइनोमियल में जो है ना वो इफ़ द सैम्पल साइज इज लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज बाइनोमियल जो है ना हाइपरज्योमेट्रिक बन जाती है, ठीक है। और ये इन्फिनिट पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होती है, इन्फिनिट पॉपुलेशन पे भी और फाइनाइट पॉपुलेशन पे भी, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हाइपरज्योमेट्रिक में स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ये स्पेशली फाइनाइट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होती है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर्स। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर है एक n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड एक p होता है सक्सेस का बताता है। हाइपरज्योमेट्रिक में कैपिटल N होता है जो कि पॉपुलेशन साइज होता है, k होता है नंबर ऑफ सक्सेस पॉपुलेशन होते हैं कि पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सक्सेसेस को ज़ाहिर करता है, और n क्या होता है सैम्पल साइज होता है, ठीक है। बाइनोमियल में 2 ही, n और p। हाइपरज्योमेट्रिक में 3, कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज, k नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन, और स्मॉल n यानी कि सैम्पल साइज। तो ये आपने बस इतना डिफरेंस काफ़ी है। टेबल बना के लिखेंगे ना तो b पार्ट है कि यानी कि वो नंबर भी देख लेना आपको कितने मार्क्स का है, तो फिर इस हिसाब से थोड़ा सा लिख लेते हैं 6 मार्क्स का है बस, ठीक है। तो ये आप तीन डिफरेंस भी लिख लेते, काफ़ी थे 4 लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की बस उसको ही थोड़ा सा बयान कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोग को मैंने बताया था कि टोटल 20 जो है ना, टोटल 20 इनकम टैक्स वाले हैं, और उसमें से 8 जो है ना वो पक्का तौर पे झूठ बोल रहे हैं, और आप लोगों ने रैंडमली 6 सेलेक्ट करने हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उनमें से 3 जो है ना वो पकड़े जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एन क्या है, कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज़ ये हो गया, ठीक है। के कितना है 8, यानी कि ये वो है जो कि वाकई झूठ बोलते हैं। और ये रैंडमली सिलेक्ट करना है, सैंपल हमने लेना है, सैंपल कितने 6 लोगों का हमने सैंपल लेना है, और इसमें से 3 जो है उनको पकड़ने हैं, यानी कि स्मॉल के फिर क्या हो गया 3 हो गया। ये यहाँ पे हम हाइपरज्योमेट्रिक वाला लगा देंगे, ठीक है। फाइनाइट पॉपुलेशन में 20 लोग थे, तो ये लगा के यहाँ पे सिर्फ फार्मूला पुट किया, इनको कैलकुलेट कर लें, इनको क्या कर ले कैलकुलेट कर लें। अब 20 में से 8 गए, 12, 6 में से 3 गए 3, और यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें ना, इसका डायरेक्ट आंसर भी कोई बच्चा लिख सकता है ना कैलकुलेटर पे सोल्व करके, डायरेक्ट आंसर भी, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ बताई गई है कि जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन वो PDF फाइल पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए लादा फार्मूलाज लगा के कैलकुलेट करके इनकी कीमतें निकाल के फिर यहाँ पे पुट करके करा के ये सारा कैंसिल आउट करके किसको किससे कैंसिल आउट किया, फिर आंसर निकाला। तो इस वजह से ये PDF फाइल लेंथी हो जाती है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। क्या उन्होंने कहा था कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है किस पे, जब मीन जो है 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसका ये फार्मूला होता है 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई और e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और होल का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये मीन होता है और ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यहाँ पे आप कीमतें पुट कर दे, बस जवाब आ जाएगा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, और कुछ भी नहीं। इसको सिंप्लीफाई करके ना आगे जवाब लिख ले, आगे सिंप्लीफाई नहीं किया गया, आगे सिंप्लीफाई करके ना जवाब लिख लीजिएगा। अब चलें जी, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया था कि आपने β1 और β2 को फाइंड करना है जब μ4 हमें ये वाली चीज़ इसके इक्वल दिया गया था, ठीक है। अब ये देखें, तो ये आप लोगों ने ना ज़बानी याद रखना है, क्या चीज़, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है। μ1 को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, और ये 0 के इक्वल होता है। μ2 को वेरिएंस कहते हैं और ये NPQ के इक्वल होता है। ये सारा बाइनोमियल में डिस्कशन की जा रही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और μ3 जो है वो ना NPQ1 - 2p के इक्वल होता है। ये सारे आपने याद रखने हैं, ये बड़ी चीज़ थी, उन्होंने खुद दे दिया है। μ4 इसके इक्वल होता है, μ1 इसके इक्वल, μ2 इसके इक्वल, μ3 इसके इक्वल, μ4 इसके इक्वल। ये चीज़ हमें गिवन है, ये हमने ज़बानी याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, ताकि β1 और β2 फाइंड कर सकें। β1 और β2 फाइंड करने में ये चीज़ें यूज़ होगी। तो बस आपने β1 का बच्चों फार्मूला ये होता है, μ3 है तो μ3 लिख के ऊपर उसका स्क्वायर आ गया, और बटे में μ2 का क्यूब है तो μ2 लिख के उसका क्यूब, सिंप्लीफाई करके ये जवाब आ गया बस। β2 का फार्मूला क्या होता है, μ4 ऊपर आ जाता है और बटे में μ2 का स्क्वायर आ जाता है। तो ये μ4 जो गिवन था, ये μ2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके ये जवाब आ गया बस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये वाली चीज़, ठीक है, 1 - 6pq, ये कैलकुलेशन ही है, सिर्फ वो आप सिंपली कर लेंगे, ठीक है। अब शेप के ऊपर डिस्कशन करनी थी, तो लिखा हुआ है स्क्यूनेस। β1 को क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं, और β2 को क्या कहते हैं, कर्टोसिस कहते हैं। कर्टोसिस के स्पेलिंग ये देखिए, कर्टोसिस। β1 को क्या कहते होते हैं, β1 को दोबारा सुन ले आप, β1 को कहते होते हैं, β1 कितने गई, हाँ, β1 को कहते हैं स्क्यूनेस, और β2 को क्या कहते हैं, कर्टोसिस कहते हैं। ये β1 है। अब देखें, ये डिपेंड करता है के कितने गया, ये देखें β1 किसके इक्वल आया, पहले आप जाके वो देखें ना, β1 किसके इक्वल आया, β1 इसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। अब 1 - 2p होल का स्क्वायर, ये तो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही रहेगा ना, ये तो नहीं कभी हिलने लगी, यानी कि नेगेटिव तो नहीं आने लगी, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बटे में NPQ है, बटे में क्या है, NPQ। तो NPQ डिसाइड करेगा कि आंसर पॉजिटिव आया करेगा या नेगेटिव। अगर तो नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव हुई तो आंसर पॉजिटिव, अगर नीचे वाली नेगेटिव हुई तो नेगेटिव, अगर ऊपर 0 बन गया तो फिर चीज़ 0 अगर बन गई चीज़, क्या बन गया, अगर आंसर आ गया 0, अगर क्या आ गया, आंसर 0 आ गया, कितने गया, अगर तो आंसर क्या बन गया, β1 का आंसर 0 बन गया, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक है। लेकिन अगर β1 ग्रेटर दैन 0 आ गया, यानी कि नीचे वाली चीज़ है वो भी पॉजिटिव है, तो फिर ये राइट स्क्यूड हो जाएगा। और अगर नीचे वाली चीज़ जो है वो नेगेटिव है, तो β1 कितने गया, अब β1 की नेगेटिव वाला कितने गया, correction based on the general understanding the skewness for binomial skewness, ये आ गया।
क्या ये नेगेटिव हो भी सकता है कि नहीं? इसको अगर देखें तो P और Q ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि P और Q का सम किसके इक्वल होता है? 1 होता है। ठीक है, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है, और ये दोनों 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं, 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर n की बात की जाए, इसकी n की बात की जाए, तो n नंबर ऑफ ट्रांजिट्स की बात होती है, तो n भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर P जो है वो ना 0.5 से छोटा हो और 1 - 2P ग्रेटर दैन 0 हो, बीटा 1 भी ग्रेटर दैन 0 होगा, और ये एक पॉजिटिव स्क्यूड को ज़ाहिर करेगा। ठीक है, ऑन द राइट साइड पर। ठीक है, और अगर कह रहे हैं कि P जो है वो ग्रेटर दैन 0.5 हो और ये वाली चीज़ नेगेटिव हो, लेकिन ये भी पॉजिटिव हो जाएगी ओवरऑल, तो फिर बीटा 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिस इंडिकेट्स द पॉजिटिव स्क्यूड, ये भी को पॉजिटिव स्क्यूड आएगी, नेगेटिव वाला इसमें सिस्टम नहीं है। कर्टोसिस में आ जाए अगर आप, तो कर्टोसिस में अगर बीटा 2 3 के इक्वल होता है ना, तो इसको फिर मेसोकॉर्टिक का नाम देते होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी तो 3 आ जाएगा बीटा 2, तो इसका मतलब ये मेसोकॉर्टिक बन जाएगा। ठीक है, अगर B2 जो है बीटा 2 ग्रेटर दैन 3 हो तो इसको लेप्टोकॉर्टिक कहते होते हैं, और अगर ये लेस दैन 3 हो तो इसको फिर कहते होते हैं प्लेटिकॉर्टिक। ठीक है, तो आप देख ले, अगर ये चीज़ 0 हो जाएगी तो फिर ये मेसोकॉर्टिक बन जाएगा। अगर ये फ़र्ज़ किया है कि ये कोई चीज़ आ गई बड़ी आ गई, तो ये इसमें ऐड हो गए, पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव ऐड हो गए, क्या होगा? पॉजिटिव ही बनेगी। तो बीटा यानी कि ये अगर फ़र्ज़ किया 0 से बड़ा आ गया ना, तो 3 में कुछ भी ऐड होगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये लेपोकॉर्टिक। और अगर ये कोई 3 ये आ गया कोई नेगेटिव में, अगर 0 से छोटा आ गया तो 3 में से कुछ माइनस होगा, 3 से छोटा हो जाएगा, तो ये प्लेटिकॉर्टिक हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से। और फिर आपने देखना भी है कि क्या ये 0 से बड़ा या 0 से छोटा होता भी कि नहीं, तो सारी डिस्कशन यहाँ पे की गई है। अच्छा, मेन यहाँ पे आ जाते हैं। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बाल्स, ये मैंने आपको बताया था। एक बॉक्स में 3 ब्लू बाल है, 5 वाइट है और 5 ग्रीन बाल हैं। तो पहले आप देखें तो टोटल कितनी हो गई? 13 हो गई। टोटल बाल्स कितनी हो गई? 13 हो गई। अब सैम्पल 5 ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, सैम्पल 5 का लिया है, विद रिप्लेसमेंट लिया है सैम्पल किसका? 5 का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि पहला पार्ट क्या है कि 2 वाइट है, 3 ग्रीन है और 1 ब्लू है। तो 2 वाइट ग्रीन और 1 ब्लू, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें 6 बन रही है। हाँ, ये चीज़ 6 बन रही होगी। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये 6 बन रही है, तो सैम्पल साइज़ 5 था, तो इसके लिए फिर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उससे पहले देखें वो इसी चीज़ को लेता है कि टोटल कितनी है। देखें ना टोटल कितनी बाल्स हैं, टोटल कितनी 13 बाल थी टोटल। तो ब्लू कितनी थी? 3, तो ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी 3/13। वाइट कितनी? 5, तो 5/13। और ये ग्रीन कितनी? 5/13। तो ये हर एक की प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, द मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला ये है, ये आगे जाके सेकंड पार्ट में यूज़ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो इस वजह से ये फार्मूला लगेगा। सेकंड पार्ट में अगर देखें तो 3 वाइट है, 1 ग्रीन है, 1 ब्लू। तो 3 वाइट 1 ग्रीन 1 ब्लू, 3 वाइट 1 ग्रीन और 1 ब्लू। इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? ये वाला 3 वाइट 1 ग्रीन 1 ब्लू। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, टोटल 5 थी तो 5 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक हो गया, 5 का फैक्टोरियल। और बटे में क्या आ जाएगी? देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 3 1 1 की, तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 1 1। अब ये देखें 3 की हमने करनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी? टोटल वाइट 5 थी, और यानी कि 5 टोटल वाइट 5 थी टोटल, और टोटल 13 थी। यानी कि आप ये कह ले, ये देखें ना, इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 7, यानी कि ये ठीक है। वाइट पहले यूज़ होगी, ये 5/13, फिर ग्रीन वाली और फिर ब्लू वाली। तो ये देखें, ये क्या हो गई? वाइट वाली, ये हो गई ग्रीन वाली और ये हो गई ब्लू वाली। ठीक है, और इनकी पावर मैंने आपको बता दी थी, टिक लगा दिए ना ऊपर। दोबारा सुन लें, सैम्पल साइज 3 की प्रोबेबिलिटी वाइट की फाइंड करनी है, 1 ग्रीन की और 1 ब्लू की फाइंड करनी है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई टोटल वाइट्स की, टोटल 5 वाइट्स की, टोटल 13 में से। तो ये वाइट थी 3, तो 3 आ गया। टोटल ब्लू कितनी थी? टोटल ब्लू, हाँ ब्लू ही थी, ये ग्रीन थी, देख लीजिएगा। टोटल ग्रीन 5 थी 13 में से, और इसका अब हमने 1 की फाइंड करनी है। तो टोटल कितनी थी? टोटल ब्लू जो है ना वो 3 थी 13 में से, और इसकी पावर भी 1 आ गई, यानी कि वो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना आता है आप लोग को, तो ये सिंप्लीफाई एक स्टेप करके दिखाया गया है और आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं कि आपने शो करना है कि मीन और वेरिएंस जो है ना वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 0 होता है, मीन और वेरिएंस इसके इक्वल होता है।
सबसे पहले लेट टी रैंडम वेरिएबल हमने लिया है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। आर कितने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, तो टी के लिए ये वाला फार्मूला बन जाएगा, टी इज इक्वल टू जी ओवर स्क्वायर रूट यू ओवर आर। कहता है जहाँ पे जी जो है ना वो इक्विवेलेंस है किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि 0 से 1, और इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कहता है एंड यू, यानी कि यहाँ पे जो जी है ना, जी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे जो यू है ना वो काई स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद आर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, और जी और यू इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो सबसे पहले देखिए कि हमने इसका मीन 0 साबित करना है और ये इसके इक्वल साबित करना है वेरिएंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ ना एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। अब देखें ये ई की एक्सपेक्टेशन, अब ये देखें जी की एक्सपेक्टेशन लैदा हो गई, ठीक है, जी की एक्सपेक्टेशन लैदा हो गई, और इस बटे वाली की एक्सपेक्टेशन लैदा हो गई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई पे भी लैदा हो जाती है और डिवीजन वाले पे भी लैदा हो जाती है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थे तो ये जी वाले की लैदा होगी, नीचे वाले की एक्सपेक्टेशन लैदा होगी, ठीक है। कहता है वी नाउ डैट, हम क्या जानते हैं कि जी की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो 0 आएगी फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखें ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, ये हमने कहा था जी इज इक्विवेलेंस टू नॉर्मल ऑफ 0,1, ये बात लिखी हुई है ना। इसका मतलब अब नॉर्मल का मीन ये होता है, नॉर्मल का मीन क्या होता है, ये होता है नॉर्मल का मीन। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या है, मीन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, मीन, तो मीन कितना आया है 0, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा, तो ये इफ 0 आ गया। देयरफॉर ई ऑफ टी क्या बच जाएगा, ई ऑफ टी जब ये 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया, तो ये जी 0 आ गई। क्या चीज़ 0 आई, ई ऑफ टी 0 आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी 0 आ गई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी किसे कहते हैं, मीन को। ये किसको ज़ाहिर कर रहा था, मीन को। किसी का भी एक्सपेक्टेशन ले ले मीन को ज़ाहिर करेगा, तो ये किसको ज़ाहिर करेगा, मीन को। तो मीन 0 के इक्वल आ गया, हमारा साबित हो गया जी बच्चों। अब हम चलेंगे वेरिएंस पे, इसके इक्वल वेरिएंस को साबित करेंगे, ठीक है। तो मीन तो ज़ाहिर हो गया कि ये 0 हो गया। अब वेरिएंस पे चलते हैं। वेरिएंस का फार्मूला बच्चों ये है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है। तो मीन तो हमारा 0 हो गया है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ई ऑफ टी, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस इसके इक्वल बच जाएगा टी स्क्वायर के। अब टी स्क्वायर, टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, ये देखें ना, यहाँ से कीमत पुट कर दी तो टी होल वाले का स्क्वायर बन गया। अब ये जी का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई, ये चीज़ बन जाएगी। अब इंडिपेंडेंट है जी और यू बताया हुआ था, तो क्या करेंगे, यानी कि इसकी अलहदा हो जाएगी, इसकी अलहदा हो जाएगी। उससे भी पहले देखें आर एज अ कांस्टेंट आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक नंबर होगा, तो कांस्टेंट चीज़ ना एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाती होती है। तो एज अ कांस्टेंट चीज़ बाहर आ गई, तो ये बटे में यानी कि ये बटे में 1 ओवर आर आएगा ना, बटे में 1 ओवर आर, और ये फिर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ई के साथ आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ आ गई। अब ये देखें ये एक्सपेक्टेशन इसकी, अब क्योंकि जी और यू आपस में इंडिपेंडेंट थे, तो ई इसकी लैदा हो जाएगी, ई इसकी लैदा हो जाएगी, ये लैदा हो गया। यानी कि उन्होंने बता दिया कि इसकी जगह पे फिर इसको लैदा कर सकते हैं, आर बाद में लगाएंगे ना दोबारा वापस, ठीक है। ये अब ई जी स्क्वायर है और ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पर देखें क्या चीज़ है कि ई जी स्क्वायर जो है ना, ये देखें, अब यहाँ पर आ जाए दोबारा वापस, ये वाली चीज़। अब ये तो हमने इसकी मीन की बात की थी ना, ये इसका वेरिएंस होता है, क्या होता है, वेरिएंस होता है। वेरिएंस कितना है 1, तो इसका वेरिएंस किसके इक्वल होगा, इसका वेरिएंस इक्वल होगा बच्चों, इसका वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जी और यानी कि मीन वाले का स्क्वायर। तो इसका मीन पहले ही 0 था, ये चीज़ तो 0 थी ना, देखें क्या थी, 0 थी। तो यानी कि इसका जो वेरिएंस है ना, क्या है, वेरिएंस को इससे ज़ाहिर करते होते हैं, वेरिएंस को किससे ज़ाहिर करते हैं, एक मिनट, वेरिएंस ऑफ टी से ज़ाहिर करते हैं, ये नहीं आएगा यहाँ पे, वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ जी। तो वेरिएंस मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, वेरिएंस ऑफ जी बच्चों किसके इक्वल था, वेरिएंस ऑफ जी किसके इक्वल था, वेरिएंस ऑफ जी इक्वल था ई ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी का स्क्वायर और जी कैपिटल आएगा, जी का स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जी और जी कैपिटल आएगा और इस वाले का स्क्वायर, इसके इक्वल। अब इसका मीन 0 है, ये हम यहाँ भी देखें ना, मीन कितना है 0 है, तो ये चीज़ तो 0 हो गई, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ ई ऑफ जी स्क्वायर बचा, ठीक है, जी ये वाली चीज़ बची। और वेरिएंस कितना है 1 है, तो इसका मतलब ये चीज़ किसके इक्वल आ गई 1 के। तो ये चीज़ किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि हमें पहले ही पता था वेरिएंस इसका कितना है, ये देखें ना, वेरिएंस कितना है 1 है। तो ये ई ऑफ जी स्क्वायर कितना आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्क्वायर 1 आ गई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्क्वायर यहाँ पे लगा दें 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ जी, और वेरिएंस ऑफ जी कितना है 1 है। और ये ई ऑफ जी कितना है बच्चों, ई ऑफ जी हमारे पास कितना था 0 था, तो ये 0 का स्क्वायर आ गया, तो ये आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ई ऑफ जी स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। ये सारी चीज़ यानी कि बयान की गई है कि वेरिएंस कितना आ गया, ये हमारे पास कितना ई ऑफ जी स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया है, ठीक है, ई ऑफ जी स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया।
अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे ना 1, यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे ना 1 आ जाएगा। तो फिर ये क्या चीज़ बनेगी, यानी कि ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये फिर बन जाएगा r मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्केयर ली थी तो 1 आ गया था, और अब क्या बन गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/u बच गई है। ठीक है, तो इसको अब हम फाइंड करेंगे, किसको, इसको अब फाइंड करने लगे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/u। तो ये लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अगर u लेना तो 1/u है क्या था, पहले इसको देखें। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, इस वाली चीज़ को, जो u किसके रिलेटेड है, u इक्वल है, ये देखें ना, u इज़ क्या है, काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद r डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आ गया। ठीक है, काई स्केयर, तो ये आ गया, काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे इसके। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ना, यानी कि काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद r डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के लिए जो फार्मूला होता है वो ये इसके इक्वल होता है, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है। तो 1/u अगर कर देंगे तो 1/u, तो ये सारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/u फाइंड करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/u, तो इंटीग्रल, ये 1/u लिखा हुआ है तो 1/u और एफ ऑफ, यानी कि ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा इस तरह वाला। ठीक है, और ये u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, ये वाला फार्मूला है, क्योंकि आपको पता है एक्सपेक्टेशन के अंदर अगर x आ जाए तो x और आगे x का फंक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ जाए तो y का फंक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ xy आ जाए तो यानी कि वो सारा फिर x और y मल्टीप्लाई होकर आगे xy का फंक्शन लग जाता है। और इसी तरह अगर 1/u आ गया है तो 1/u मल्टीप्लाई बाई आगे u का फंक्शन आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जिसमें u नहीं आ रहा तो इनमें तो u कुछ भी नहीं आ रहा, इनको बाहर निकाल लिया, बाकी चीज़ें अंदर। अब ये u की पावर -1 है तो ऊपर भी u है, ये तो u की पावर -1 और u की पावर -1, तो u की पावर -2 हो जाएगा। तो ये जब -1 की जगह -2 आ गया। ठीक है, अब इसको आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको आसानी से सोल्व करने के लिए वो लेट कर देंगे, गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लगाने लगे हैं ना। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो पहले आपको बता दूं। तो गैमा फंक्शन ऑफ n किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल -0 से इन्फिनिटी और e⁻⁻x और x की पावर n-1 dt होता है। ठीक है, dx होता है क्योंकि x का फंक्शन, ये वाला होता है गैमा फंक्शन का फार्मूला। उन्होंने जी की फॉर्म में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें ना तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, जिसकी n-1 वैल्यू है, तो x की जगह x को उन्होंने कह लिया है u/2। ठीक है, x को उन्होंने u/2 का नाम दिया हुआ है, और यहाँ से u हमारे पास बन जाएगा 2x। ये u/2 कैसे बना मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, e की पावर में क्या है, -x होना चाहिए, e की पावर में -x, लेकिन यहाँ पे z कर लेना ताकि आपको वो बिल्कुल वैसे ही नजर आए जैसे किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है। e की पावर क्या है, -x है, तो यहाँ पे e की पावर क्या है, -u/2 है, तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, u/2। तो ये यहाँ से u की कीमत कितनी आ जाएगी, ये उधर जाके 2x आ जाएगी, तो यहाँ पे du किसके इक्वल आ जाएगा, 2dx के इक्वल आ जाएगा। तो du की जगह 2dx आ जाएगा, तो du की जगह ये कि देखें 2dx आ गया, और जहाँ जहाँ u था वहाँ 2x आ गया, u था तो 2x आ गया। ठीक है, यानी कि ये चीज़, और अगर यानी कि ये वाली चीज़ें आ गई, और अगर u था तो क्या आ गया, 2x आ गया। अगर यहाँ पे e के बारे में -u/2 था तो u/2 की जगह x आ गया, ये वाला हमारे पास चीज़ बन गई। अब ये 2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, और ये 2 की पावर, ये जो चीज़ें हैं ये भी बाहर चले जाएंगी, वो सारी अभी पावर अलग कर रहे हैं। 2 की पावर अलग कर दी, x की पावर अलग कर दी उन्होंने, 2 की पावर अलग, x की पावर अलग, ये सारी चीज़ें। अब 2 की पावर में ये चीज़ें बाहर चले जाएगी, ये भी 2 बाहर चला जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी, बाकी ये चीज़ बच जाएगी। इसमें अगर आप देखें e की पावर -x है और x की पावर ये लिखी हुई है, हमें x की पावर कितनी चाहिए, हमें x की पावर z-1 चाहिए। तो हम कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें से एक माइनस होता हो, तो हमने इसमें से -1 लिख दिया, यानी कि ये जो क्या लिखा हुआ था, r/2 -2 लिखा था, तो इसको r/2 -1 और -1 भी लिख सकते हैं, और ये z की जगह आ जाएगा, यानी कि ये क्या चीज़ आ गया, z की जगह पर। अब गैमा फंक्शन ऑफ z होता है, तो गैमा फंक्शन किसका आएगा, ये z का, तो गैमा फंक्शन ऑफ क्या बन जाएगा, r/2 -1 बन जाएगा। तो गैमा फंक्शन ऑफ r/2 -1 बन गया, कैसे मैंने बता दिया। बाकी जो चीज़ें बाहर बनी थी उनको सोल्व करके ये चीज़ आ गई, देखे ना, ये वाली चीज़। अब ये वाली चीज़ें आ गई। अब ये भी मैं कर देता हूँ, 2 की पावर r/2 है और 2 की पावर -1 है, तो 2 की पावर -1 लिख दूंगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 नीचे आगे 2 आ जाएगा, और ये गैमा फंक्शन ऑफ r/2 आ गया, यानी कि ये सारी चीज़ें ऐसे बन गई। अब यहाँ पर देखें क्या हमें पता है कि गैमा फंक्शन ऑफ z+1 इक्वल होता है z गैमा फंक्शन ऑफ z के। गैमा फंक्शन ऑफ r/2 किसके इक्वल होगा, देखें ना कि अगर इसमें कोई चीज़ 1 ऐड, इससे एक कम करके बाहर और अंदर,
इससे एक कम करके बाहर और अंदर, ये चीज़ आ गई। और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसकी कीमत आ जाएगी, यानी कि गामा फंक्शन ऑफ r-1 इसके इक्वल आ जाता है। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या चीज़ बन जाएगी, अब ये बन जाएगी 1/2, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 r/2 और -2 बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना 1/r-2। ये किसकी जगह पे आया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/u के इक्वल आया है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/u, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो ये चीज़ क्या बनेगी, r की जगह r आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/r-2। तो बन जाएगा r/r-2 मल्टीप्लाई करके। तो यही हमने साबित करना था क्या, कि जो इसका वेरिएंस होगा ना, वेरिएंस किसके इक्वल आ गया, r/r-2 के। तो वेरिएंस इसका किसके इक्वल आ गया, देखें वेरिएंस साबित करना था r/r-2 के इक्वल, ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। उन्होंने कहा है, वो आगे ऊपर डिटेल वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि शो करना है इसके डिस्ट्रीब्यूशन टेंड करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम जो है वो इन्फिनिटी कर दे। कहता है कि अगर नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो फिर काई स्क्वायर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ये सोल्यूशन आपके सामने ये भी लिखा हुआ है, यहाँ से समझने आपने समझ लीजिएगा। बाकी मुझे आसान लगा था ये वाला बाई हसन मलिक वाला, तो ये वाला कर दीजिएगा आप। तो ये वाली चीज़ साबित करनी है। सबसे पहले देखें काई स्क्वायर के लिए जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है ना, वो ये वाला होता है। इनको उन्होंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसका मीन जो है वो n होता है, वेरिएंस इसका 2n होता है। तो z आपको पता है x माइनस मीन ओवर वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी कि ये वाली चीज़ आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है ना। तो कीमत यहाँ पे पुट करके ये चीज़ आ गई। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो z वाली का और t के रिस्पेक्ट तो ये आ जाएगा e⁻tz। अब e की पावर tz है तो e की पावर tz की जगह पे ये वाली चीज़ लग जाएगी, z की जगह ये लग गई। अब ये देखें, अब क्या करेंगे, इस वाले को x वाले से ज़्यादा मल्टीप्लाई इस वाले से ज़्यादा, x वाला अंदर आ जाएगा, n वाला तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एज अ कांस्टेंट होगा। एक्सपेक्टेशन तो रैंडम वेरिएबल पे लगती है ना, तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। और ये अब ये ऐसे ही, अब दोबारा ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन गया किसका, एक्स वाले के हिसाब से t, ये वाला t/√2n का। तो एक्स वाले के हिसाब से t/√2n का। अब ये देखें यहाँ तक हम आ गए, तो m ऑफ z इसके इक्वल आ गया हुआ था, ठीक है। अब ये देखें, अब ये m ऑफ x ऑफ t इसके इक्वल था ना 1 - 2t और इसके पावर -n/2। हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे z लगा देंगे और ये जो यानी कि e की पावर ये चीज़ ये वाली आ गई और इसकी जगह पे ना हम कीमत पुट करने लगे हैं, कौन सी, ये वाली। देखें ना, m x ऑफ t किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है 1 - 2t की पावर -n/2। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपने t की जगह क्या रखना है, अगर आपने t की जगह रख देना है, अगर आपने t की जगह रखना है t/2 स्क्वायर रूट यानी 2n इसका रखना है, तो t की जगह फिर ये चीज़ रखनी पड़ेगी t/2 स्क्वायर रूट n, ठीक है। और इसकी पावर -n/2। तो हमने क्या किया है, इसकी जगह पे ये कीमत रखी है और कुछ नहीं किया। तो देखें इसकी जगह पे ये वाली कीमत रखी है और कुछ नहीं किया और ये इसकी जगह पे आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ उन्होंने लॉग अप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे z था, तो दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। नेचुरल लॉग अप्लाई किया है तो देखें क्या चीज़ आ जाएगी, दोनों तरफ जब लॉग अप्लाई किया है ना, तो दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया है, तो इसका लॉग अलहदा हो जाएगा प्लस इसका लॉग अलहदा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना। तो इस वाले का लॉग अलग हो गया और इस वाले का लॉग अलग हो गया, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, जब लॉग इन दोनों पे अप्लाई होगा ना तो इसका लॉग प्लस अलहदा हो जाएगा। तो मैं पहले इसका लिख लेता हूँ, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग e की पावर -tn/√2n और प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग इसका, ठीक है, इसका हो जाएगा और इसकी पावर -n/2 है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि e के पावर जो है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगी, तो ये पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी, नेचुरल लॉग e बच जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी नेचुरल लॉग, तो पावर स्टार्टिंग में आ गई नेचुरल लॉग इसका, ये तो 1 हो गया, तो ये चीज़ बच गई। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये -n/2 आ गया। अब ये लॉग की हमारे पास नेचुरल लॉग 1 - x की सीरीज़ ओपन हो जाएगी। तो ये सारी सीरीज़ ओपन हो गई है इसकी, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अंदर सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आगे वाली चीज़ें, ये n इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बार 4 हो जाएगा, 2t का स्क्वायर है तो 4t स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2n बन जाएगा। यानी कि ये सारी उन्होंने ओपन किया इसको इस तरह, इसको ओपन करके इससे मल्टीप्लाई करके ना इसको ये ओपन करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो यार सिंप्लीफिकेशन की उन्होंने, तो ये चीज़ आ गई है सेकंड। अब क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा देंगे। जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ भी लगाएं तो बटे के नीचे n
आ रहे तो ये जीरो बना देंगे सभी को, एक एन से कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो एन आ रहा तो ये इन्फिनिटी बना के बटे में इन्फिनिटी आगे जीरो, सारी चीज़ें जीरो हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है, t²/2। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये देखें ये नेचुरल होगा ना, नेचुरल लोग खत्म करेंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर t²/2। तो ये जब m(g) पे हमने लगाया है ना, ये e की पावर t²/2 बन गई, यानी कि ये हमारे पास इसके इक्विवेलेंस आ गया। यानी कि जब हमने लिमिट लगाई डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, ठीक है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, तो chi² डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, तो chi² जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।